नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम हाजिर हैं विद्या की दर्द भरी प्रेम कहानी का दूसरा भाग लेकर के। अगर आपने इस कहानी के पहले भाग को अभी तक आपने नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। इस भाग को सुनने से पहले कहानी को पूरा समझने के लिए इसके पहले के भाग को अवश्य सुने। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। रमेश की शादी संगीता से हो जाती है, परंतु उसे वह दिल से अपना नहीं पाता। विद्या रमेश को याद करके बहुत दुखी रहती है। इधर शीला मैडम का क्लास खत्म होने के बाद विद्या को लेकर के कैंटीन की ओर बढ़ गई। विद्या, क्या बात है? रमा, इधर कहाँ जा रही हो? रमा ने कहा, मैं कैंटीन में जा रही हूँ, चाय पियेंगे और तुमसे कुछ बातें भी करनी है। वहीं करेंगे चाय पीते हुए। विद्या ने कहा, क्या बात करनी है? यहीं करते हैं, बोलना। नहीं नहीं, यहाँ नहीं, बहुत भीड़ है यहाँ। अभी कैंटीन में भीड़ नहीं होगी, वहीं बैठेंगे। कैंटीन में बैठ करके रमा ने चाय का ऑर्डर दिया और उसके बाद विद्या से बात प्रारंभ किया। रमा ने कहा, विद्या, मैं देख रही हूँ तू अपने को बिल्कुल भूलती ही जा रही है। मुझे पहले वाली विद्या चाहिए, हंसमुख, मिलनसार, जो दिन भर बातें करती रहती थी। रमेश भैया की तो जिंदगी बस गई, अब तू अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही है? अपने को रमेश भैया की यादों से बाहर निकाल। तुम दोनों के रास्ते अलग अलग हैं, तू भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़। विद्या ने कहा, मैं चाह करके भी ऐसा नहीं कर सकती रमा। मैं तो वहाँ ही रुक गई हूँ जहाँ रमेश ने मुझे छोड़ा था। रमेश आगे बढ़ सकते हैं परंतु मैं आगे नहीं बढ़ सकती। मेरा कोई रास्ता अब कहीं नहीं जाता। मेरा तो रास्ता और मंजिल सब कुछ रमेश ही थे। मेरा मंजिल खो गया है, रास्ता समाप्त हो गया। अब मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? परंतु हाँ, तुम्हारी एक बात पर अमल करने का प्रयास मैं अवश्य करूंगी। मैं जिंदगी में वापस आने का प्रयास कर रही हूँ, लेकिन मुझे नया रास्ता तलाश करने के लिए मत कहना। विद्या ने बात समाप्त करते हुए इस संबंध में आगे कोई और बात करने से विद्या को रोक दिया। वास्तव में विद्या ने जिंदगी में वापसी तो की, परंतु उसका लक्ष्य पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई रह गया था। रमा कई बार विद्या को समझा चुकी थी, परंतु विद्या ने उसकी इस बात पर कभी भी ध्यान नहीं दिया और वह पढ़ाई मन में करती रही। कभी कभी विद्या के घर भी आ जाती थी रमा। एक दो बार उसने रमेश की पत्नी को भी देखा। रमेश भी कई बार उसके सामने आया, परंतु उसने रमेश से कोई बात नहीं की। विद्या और रमा का स्नातक पूरा हुआ। रमा की शादी की बात चल रही थी। रमा बैंक सेवा की प्रतियोगिता की तैयारी कर रही थी और रमा विद्या ने एमए में दाखिला लिया था। रमा की शादी तय हो गई थी। विद्या परिवार सहित रमा के विवाह में आमंत्रित थे, परंतु इस बार वह अपनी सहेली का ब्याह होते हुए भी, पति का प्यार होते हुए भी विद्या ने रमा के घर जा करके रुकने का प्रयास नहीं किया। वह प्रत्येक दिन जाती अवश्य, परंतु फिर वापस आ जाती। देर होने पर वह मोहन भैया को घर छोड़ने के लिए बोल देती, परंतु रमेश की ओर कभी उसने पलट करके देखना भी आवश्यक नहीं समझा। रमेश यह देख करके दुखी हो जाता। उसने कई बार प्रयास किया उससे बात करने की। विद्या ने कभी उसकी किसी बात का प्रत्युत्तर नहीं दिया। रमा विवाह के बाद ससुराल चली गई। वह बीच बीच मायके आती रहती। उसकी कई परीक्षाओं का केंद्र रांची ही था, तो परीक्षा के लिए भी वह रांची आती। उसका एक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में चयन हो गया, वह नौकरी में आ गई। विद्या ने एमए पूरा किया और फिर बीएड में एडमिशन ले लिया। परीक्षा के बाद उसने एक निजी विद्यालय में नौकरी कर ली और फिर उसका शासकीय विद्यालय में चयन हो गया। वह शासकीय विद्यालय में नौकरी में आ गई। स्नातक के बाद से ही विद्या के घर वाले उसके विवाह के लिए उस पर दबाव बनाते रहे और वह टालती रही। इस बीच उसके दोनों भाइयों का विवाह हो गया और अब बीनू के लिए भी कई प्रस्ताव आए थे, तो उसके माता पिता चाहते थे विद्या विवाह के लिए तैयार हो तो पहले विद्या का विवाह करके फिर बीनू का करें। इस बार विद्या ने स्पष्ट कह दिया कि वह विवाह नहीं करेगी। उसके घर वालों को भी उसके और रमेश के संबंध के विषय में जानकारी मिल चुकी थी और वे यह भी जानते थे कि रमेश के कारण ही विद्या कहीं और विवाह करने के लिए तैयार नहीं हो रही है। उन्होंने विद्या को बहुत समझाया, परंतु विद्या बिल्कुल ही तैयार नहीं हुई और उसने कह दिया,
अभी आप बीनू का विवाह कर दें, मुझे विवाह नहीं करना है, मैं आप लोगों के साथ पूरी जिंदगी रहूंगी। उसके दृढ़ निश्चय के आगे उसके माता पिता ने हार मान लिया। रमा के घर नन्हे मुन्ने बच्चों ने जन्म ले लिया। उसके प्रसव के समय विद्या ने उसकी बहुत देखभाल की। हॉस्पिटल जा करके वह उसके साथ हॉस्पिटल में भी रही। एक प्रातः जब वह रात भर उसके साथ हॉस्पिटल में रहने के बाद प्रातः उसकी मां के आने पर घर के लिए निकलने लगी, रमेश भी उसके साथ लग गया। रात में वह भी हॉस्पिटल में रुका था और अभी रमा के माँ बाबा के आने के बाद वह भी घर जा रहा था। उसने विद्या से कहा, विद्या चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। विद्या ने कहा, नहीं मैं चली जाऊंगी। रमेश ने कहा, प्लीज विद्या मेरी बात मानो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। विद्या ने कहा, क्या बात करनी है? रमेश, थोड़ा समय तो दो मुझे, तब तुम्हें बता पाऊंगा। तुम मुझे सिर्फ 10 मिनट समय दे दो। यदि तुम्हें लगता है मैंने तुम्हें सच्चे दिल से प्यार किया है तो मुझे थोड़ा समय दे दो। विद्या को लेकर के वह मछली घर आया। वहां कैंटीन के सामने एक टेबल पर बैठ करके चाय का ऑर्डर दिया। विद्या, आपको जो भी बात करनी है कर लीजिए, मुझे घर जाना है। रमेश ने कहा, विद्या क्या तुम मानोगी, एक दिन भी ऐसा नहीं बीता जब मैंने तुम्हें याद ना किया हो। पिताजी की जिद के आगे और उनके मरने की धमकी से डर करके मैंने उनकी पसंद की लड़की से शादी तो कर ली, लेकिन मैं अब तक उसे दिल से अपना नहीं पाया। सिर्फ सामाजिक रूप से मैंने उसे अपनाया है, परंतु दिल से मैं अभी तक अब भी तुम्हारा ही हूँ। मैं तुम्हें भूल नहीं पा रहा हूँ। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी ठहर सी गई है। और अब तो पिताजी भी मेरी स्थिति देख करके दुखी रहते हैं। उन्हें भी अफसोस होता है कि उन्होंने मुझ पर संगीता से शादी करा करके गलत किया है। अब उन्हें अफसोस लगता है कि उन्होंने मेरा विवाह तुमसे क्यों नहीं होने दिया। विद्या, क्या अब हम अपनी भूल सुधार सकते हैं? क्या हम फिर से अपनी नई जिंदगी प्रारंभ कर सकते हैं? विद्या ने कहा, किस हैसियत से? क्या मैं तुम्हारी रक्षिता बन करके रहूंगी? रमेश, नहीं विद्या नहीं, कृपया मुझे गाली मत दो। मैं तुमसे भी विवाह करना चाहता हूँ और अब हमारे विवाह के लिए मेरे माता पिता भी तैयार हैं। तुम मेरी रक्षिता नहीं पत्नी रहोगी। समाज में तुम्हें वही सम्मान मिलेगा जो मेरी पत्नी को मिलता है। हम पति पत्नी रहेंगे। हमारा रिश्ता सार्वजनिक और पवित्र रहेगा। तुम यदि हाँ कहो तो मैं जी जाऊंगा। हम दोनों के जीवन में फिर से बसंत आ जाएगा। विद्या सोच में पड़ गई। उसने कहा, परंतु तुम्हारी दूसरी शादी कैसे हो सकती है पत्नी के रहते? रमेश ने कहा, उसकी तुम चिंता मत करो। संगीता दूसरी शादी की अनुमति देगी, क्योंकि उसे भी हमारे संबंधों की जानकारी मिल चुकी है। वह भी समझ रही है मैं उसके साथ खुश नहीं हूँ। यदि वह अनुमति नहीं देती है हमारे विवाह के लिए तो मैं उससे तलाक ले लूंगा। विद्या, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मैं किसी का घर उजाड़ करके उस पर अपना घर नहीं बसा सकती। रमेश ने कहा, तुम सिर्फ हाँ कर दो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। किसी को कोई शिकायत नहीं होगी। विद्या ने कहा, मुझे सोचने का अवसर दीजिए। रमेश ने कहा, ठीक है, तुम जितने दिन चाहो सोच लो, लेकिन इतना जरूर ध्यान देना, इस विवाह के हो जाने से हम दोनों की जिंदगी संवर जाएगी और संगीता भी यदि अनुमति देती है तो मैं उसके साथ भी कोई अन्याय नहीं होने दूंगा। रमेश ने विद्या को उसके घर तक छोड़ा। आज उसके घर वालों से भी मिला। उसने उन्हें अपना परिचय रमा के भाई के रूप में दिया। रमा के भाई का नाम सुनते ही उसकी मां ने कहा, क्या तुम रमेश हो? रमेश, आपने कैसे जाना? विद्या की मां ने कहा, रमा का एक ही भाई है मोहन, वो हमारे घर आता था, उसे हम अच्छी तरह जानते हैं। और रमा के एक और चचेरे भाई के लिए हमने सुना है। तुम्हारा चेहरा हमें पहचाना भी लगा, इसलिए लगा तुम रमेश ही होगे। रमेश ने कहा, जी आपने सही पहचाना, मैं रमेश ही हूँ। अब तक विद्या के पिता भी वहां आ गए थे। उन्होंने भी सब सुन लिया था। उन्होंने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर आने की? हमारी बेटी की जिंदगी तुमने बर्बाद की, उसे प्यार के सपने दिखा करके किसी और से शादी कर ली और आज फिर हमारे घर में आए हो। हम कैसे भूलें तुम्हारे धोखे को? रमेश ने कहा, बाबा प्रस्ताव में आप लोगों से ही मिलने आया हूँ। मानता हूँ मैंने अक्षम्य अपराध किया है विद्या के प्रति। मेरे पिता ने आत्महत्या करने की धमकी मुझे दी थी।
पुत्र धर्म निभाने के लिए मुझे अपनी जिंदगी से समझौता करना पड़ा और उनकी पसंद की हुई लड़की से मुझे विवाह करना पड़ा, परंतु मैं कभी भी उसे दिल से अपना नहीं पाया। हमारे संबंध नाम मात्र का ही है। इसे देख करके अब मेरे पिता भी दुखी हैं और अब उन्होंने कहा है कि यदि आप लोग तैयार हुए तो वे भी इस विवाह को अपनी स्वीकृति देते हैं। इसलिए आपसे पूछने आया था, क्या आप इस विवाह के लिए अपनी स्वीकृति देंगे? मैं भी दुखी हूँ और विद्या ने भी विवाह नहीं किया अब तक, वह भी मेरी प्रतीक्षा ही कर रही है। अब हमारी प्रतीक्षा समाप्त कर दीजिए आप। मैं आपसे विनती करता हूँ, मैं आपसे फिर मिलने आऊँगा। यदि आप तैयार होंगे तो मेरे पिताजी रिश्ता लेकर के आपके पास आएंगे। कह करके उन्हें प्रणाम करके रमेश निकल गया। विद्या के माता पिता सोच में डूबे रहे, क्या करें क्या करें। एक तरफ विद्या की पूरी जिंदगी थी, दूसरी तरफ रमेश दुहाजू हो जाता। उसकी एक पत्नी के होते हुए वह कैसे उससे अपनी बेटी ब्याह दें, परंतु वे यह भी जान रहे थे विद्या रमेश के अलावा किसी और से विवाह नहीं करेगी। इतने दिन में उन्होंने देख भी लिया था कितने रिश्ते आए, परंतु विद्या ने सब के लिए इनकार कर दिया था। रमेश के जाने के बाद विद्या के माता पिता आपस में विचार करने लगे। उन्होंने अपने बेटों से भी इस संबंध में राय विचार लिया और फिर सर्वसम्मति से तय किया रमेश का प्रस्ताव मान लेने का। विद्या ने विरोध किया, उसे शंका थी इस विवाह में। उसे लगा यह विवाह उचित नहीं होगा क्योंकि रमेश शादीशुदा है, इसलिए वह विवाह नहीं करना चाह रही थी। परंतु माता पिता और भाइयों ने उसे बहुत कुछ ऊंच नीच समझा करके तथा समाज आदि का वास्ता दे करके विवाह के लिए तैयार किया। उसे भी लगा यदि रमेश की पत्नी विवाह की स्वीकृति दे देती है तो विवाह करने में कोई बुराई नहीं है। वह सामाजिक रूप से उसकी पत्नी रहेगी और आए दिन जो उसे समाज में आते जाते रास्ते में अपने विभाग में अविवाहित रहने के लिए प्रश्नों का सामना करना पड़ता है, उन प्रश्नों से बचेगी। रमेश ने भी उसे बहुत समझाया कि वह दोनों में किसी के साथ भी अन्याय नहीं होने देगा। संगीता घर संभालेगी और विद्या रमेश मिलकर के बाहर के सभी काम देखेंगे। विद्या वैसे भी नौकरी कर रही है तो घर के लिए उसके पास समय कम होगा, जिसकी पूर्ति संगीता कर देगी। इस तरह कुछ रमेश के समझाने पर, कुछ माता पिता के दबाव में और कुछ रमेश का प्रेम अभी भी दिल की गहराई तक बसे होने के कारण विद्या विवाह के लिए मान गई और विद्या और रमेश का विवाह हो गया। इस विवाह में रमा भी आई थी, परंतु विद्या को उसके चेहरे पर वह खुशी नहीं दिखाई दी जो उसने मोहन भैया के विवाह में देखा था। उसने कई बार पूछा था परंतु खामोश ही रही रमा। बहुत पूछने पर उसने इतना ही कहा, काश विद्या तुम रमेश भैया की जिंदगी में संगीता भाभी के पहले आती। मुझे लगता है यह सब उचित नहीं हुआ है। तुम तीनों के लिए यह विवाह कहीं दुख का कारण ना हो जाए। मैं चाह करके भी प्रसन्न नहीं हो पा रही हूँ, मुझे क्षमा करना विद्या। विवाह के समय संगीता अपने मायके गई थी। कुछ दिन बाद रमेश के माता पिता संगीता को उसके मायके से लिवा करके गांव चले गए। विद्या ने जब सास ससुर के गांव जाने का कारण पूछा, रमेश ने बताया वहां की खेती भी देखनी होती है, इसलिए माँ बाबूजी अक्सर गांव में रहते हैं और वे गांव में हैं, इसलिए संगीता भी गांव में ही रहेगी उनकी देखभाल के लिए। फिर थोड़े रोमांटिक अंदाज में कहा, हम नवविवाहित हैं तो हमें एकांत भी तो चाहिए। विद्या ने कुछ भी नहीं कहा, वह मौन मुस्कुराहट बिखेर करके रह गई। विद्या नौकरानी की सहायता से घर भी संभालती और अपना स्कूल भी संभालती। विवाह के समय 1 महीने की छुट्टी ली थी जो अब समाप्त हो चुका था और उसने पुनः स्कूल में योगदान दे दिया था। विद्या के जीवन में खुशियों का समावेश हो चुका था। वह भूल गई थी कि रमेश की एक और पत्नी भी है। रमेश अपने व्यापार के सिलसिले में बीच बीच में कई दिन के लिए शहर के बाहर चला जाता। उसके माता पिता कुछ दिन गांव में रहते और फिर वापस आ जाते, परंतु संगीता गांव में ही रहती। विद्या और रमेश का वैवाहिक जीवन सुख
पूर्वक व्यतीत हो रहा था। विद्या का विवाहित जीवन सुख पूर्वक व्यतीत हो रहा था। इस बीच रमेश ने अपने लिए एक नया मकान बनाने की योजना बनाई। इस संबंध में उसने विद्या से बात किया। विद्या, क्या जमीन आपने देख लिया है? रमेश ने कहा, जमीन देखने की क्या आवश्यकता है, हमारा यह जमीन तो है ही। पुराने ढंग का जो मकान बना हुआ है उसके सामने हम अपना नया मकान बना लेंगे। तो मैं आज ही नक्शा बनवाता हूँ, नक्शा पास भी करवाना होगा। विद्या ने कहा, आपकी जैसी इच्छा। रमेश विद्या को लेकर के जमीन के नक्शा सहित आर्किटेक्ट से मिला और अपनी आवश्यकता अनुसार नक्शा बनाने के लिए उसे काम दे दिया। उन्होंने 4 बेडरूम का बड़ा सा मकान बनाने की योजना बनाई थी, जिसमें अतिथि के लिए अलग से कमरा, संलग्न शौचालय एवं एक बालकनी सहित थोड़ा खुला स्थान भी होता। वह घर से संलग्न भी होता और दरवाजा बंद करने पर अलग हो जाता। कुल मिलाकर के मकान बड़ा था, अच्छी खासी राशि उसमें लग रही थी। नक्शा बन करके आ गया, मकान बनना प्रारंभ होने लगा तो रमेश ने विद्या से कुछ पैसे निकाल करके देने के लिए कहा, भवन निर्माण की सामग्री खरीदने के लिए। विद्या ने आश्चर्यचकित दृष्टि से रमेश को देखा। उसके आश्चर्य को देखते हुए रमेश ने सफाई दी, विद्या, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था इस पुराने बने खपरेल घर में तुम्हें रखूं। आखिर तुम मेरा पहला प्यार हो। तुम्हें लेकर के मैंने कितने सपने देखे हैं, तुम्हें यहाँ कितनी परेशानी हो रही है देख रहा हूँ। मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द यह घर बन जाए, जिससे तुम्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। अब ऐसा है कि मेरे पास पैसे तो सारे व्यवसाय में लगे हुए हैं, यदि निकालता हूँ तो व्यवसाय बंद होने का खतरा है। इसलिए तुम यदि अपनी जमा रकम से मकान का काम प्रारंभ कर दो तो अच्छा रहता। आखिर मकान तो हम दोनों का ही है। विद्या, वह तो ठीक है, परंतु मकान बनाने में जितने का बजट है इतने पैसे कहाँ हैं मेरे पास। रमेश ने कहा, चिंता क्यों करती हो, बैंक वालों से मैंने बात कर ली है, लोन दे देंगे। मेरे व्यवसाय पर भी मैंने ऐसे ही लोन लिया हुआ है, तो उस पर स्वीकृति में परेशानी हो रही है, इसलिए उस पर देने को नहीं तैयार हो रहे हैं। परंतु उन्होंने कहा है, मैं तुम्हारी सैलरी अकाउंट बैंक में है, उस पर लोन मिल जाएगा। हमारा मकान पूरा हो जाएगा और तुम्हें खर्च ही क्या करना है, तुम्हारा रोज का खर्चा तो मैं उठा ही सकता हूँ। तो तुम अपनी सैलरी से अगर बैंक के लोन का किस्त भरती हो तो कोई परेशानी नहीं होगी। हमारा मकान तैयार हो जाएगा, सोचो तब हम कितने आराम से रहेंगे। अभी तो हम सिर्फ 2 हैं, आगे हमारी संतान होगी, उन्हें कैसे उस टूटे फूटे घर में रखेंगे। उनके आने से पहले उनके स्वागत के लिए हम क्यों ना अच्छा मकान बना लें, इसलिए मैं यह सब कर रहा हूँ। मेरी तो आदत है उस पुराने मकान में रहने की, परंतु तुम्हें मैं नहीं देख सकता इतनी तकलीफ में, और फिर इसके बाद हमारी आने वाली संतान, उसे तो मैं बिल्कुल भी तकलीफ में नहीं देख सकता। रमेश की आंखें भीग गई, वह बहुत भावुक हो गया था। विद्या खामोश हो चुकी थी, वह आश्चर्यचकित थे। रमेश इतना भावुक भी है, उसने सोचा नहीं था। उसे गर्व हो आया अपने आप पर, उसे इतना चाहने वाला पति मिला है। सच ही तो है, अच्छे घर में रहना किसका सपना नहीं होता। कल को जब उसकी संतान होगी तो उस पुराने मकान में जो खपरेल है उसे कितनी परेशानी होगी। बरसात और ठंड में कितना मुश्किल होता है। स्नान घर और शौचालय भी अंतिम छोर पर एक किनारे है, जहां बरसात में या तो भीग करके जाना हो या फिर छाता की सहायता से। तो विद्या ने इस बात को स्वीकार कर लिया और बैंक के चेक बुक में साइन करके रमेश को दे दिया। उसके साथ बैंक जा करके मकान बनाने के लिए लोन की कार्रवाई को भी पूरा किया। मकान बनाने का सारा काम रमेश ही देख रहा था, वह भी अपनी दुकान संभालते हुए। विद्या तो सिर्फ स्कूल जा रही थी और आ रही थी, घर की व्यवस्था भी देखने पड़ रही थी, क्योंकि आजकल सासू माँ अधिकतर गाँव में रह रही थी। विद्या कई बार गाँव ले जाने की बात कर चुकी थी, परंतु रमेश ने हर बार टाल दिया था। एक दिन विद्या ने रमेश से गांव ले जाने के लिए जिद किया तो रमेश ने कहा, हाँ हाँ चलेंगे हम लोग गांव, पहले अपना मकान बन जाने दो, यहाँ गृह प्रवेश की पूजा करके उसके बाद गांव चलेंगे। उस समय तो तुम्हारी गर्मी छुट्टी भी रहेगी, तो कम से कम हफ्ता 10 दिन वहां रहेंगे, फिर हम लोग कहीं घूमने चलेंगे। विद्या मान गई, उनका मकान बन करके तैयार हो गया। बहुत ही भव्य मकान बना था। विद्या अपने मकान को देख करके बहुत खुश थी, लेकिन उसे परेशानी अभी जो हो रही थी उस पर उसने पहले ध्यान नहीं दिया था। उसकी सैलरी की 80% राशि
कर्ज की विरुद्ध मासिक किस्त के रूप में बैंक से ही कट जा रही थी और उसके हाथ में बहुत कम पैसे बच रहे थे। ऐसे में वह अपने माता पिता की कुछ भी सहायता नहीं कर पा रही थी, जबकि पहले वह प्रत्येक माह अपने माता पिता को एक निश्चित धनराशि देते थे जो उनके स्वास्थ्य की देख रेख में काम आता था। वह इस बात को लेकर के चिंतित थी। अभी यदि उसके माता पिता का स्वभाव संबंधित कोई बड़ी परेशानी होगी तो क्या करेगी, क्योंकि उसके बैंक का अकाउंट पूरा खाली हो गया था और अब मासिक सैलरी से भी 80% राशि किस्त में निकल जा रही थी। इतने में वह अपनी ऊपरी खर्चा निकाले या माता पिता को दे। कहने को रमेश उसको प्रत्येक दिन कुछ रुपए देता था, परंतु वह तो उसके बस का भाड़ा के लिए भी पर्याप्त नहीं होता था। उसने जब रमेश से कुछ और पैसे के लिए कहा तो रमेश ने उसे अपनी मजबूरी दिखाते हुए मना कर दिया। रमेश ने कहा, देखो विद्या, हमारे मकान का बजट कुछ अधिक हो गया। आर्किटेक्ट ने जितनी अनुमानित राशि बताई थी उससे काफी अधिक लग गया। अब बैंक ने तो अनुमानित राशि के अनुसार ही कर्ज दिया था और तुम्हारे अकाउंट के पैसे से हमने प्रारंभ में निर्माण कर लिया। ऐसे में आगे का काम अटक गया था तो मुझे बाजार से सूद पर कर्ज लेना पड़ा। अब प्रत्येक माह उसकी किस्त की राशि भी देनी होती है, उनका ब्याज दर भी अधिक है, इसलिए मुझे परेशानी हो रही है। बस एक बार उधार चुकता हो जाने दो, तुम्हें कभी किसी बात की कोई कमी नहीं होगी। मकान बन गया था लेकिन अभी तक गांव जाने का रमेश का कार्यक्रम नहीं बना था और गांव जाने के साथ उसने पहले कहीं बाहर घूमने की भी योजना बनाई थी, परंतु अब वह सारी योजना खटाई में पड़ गई थी। रमेश का कहना था बाहर घूमने जाने में कम से कम 45-50 हजार का खर्च पड़ेगा। उतना अभी हम कर्ज वालों को किस्त के रूप में दे देते तो कर्ज की राशि कुछ कम हो जाएगी, इसलिए अभी बाहर जाना मुमकिन नहीं लग रहा है। हाँ, तुम चाहो तो अपने मायके चले जाओ या अपने माँ बाबा के साथ जा करके उन्हें कोई तीर्थ स्थल घुमा लाओ, उसकी मैं व्यवस्था कर दे सकता हूँ, क्योंकि उसमें बहुत अधिक राशि नहीं लगेगी। यहाँ बहुत से टूरिस्ट प्लानर हैं, धार्मिक यात्राएं करवाते हैं। तुम कहो तो मैं किसी बस में सीट बुक करवा देता हूँ। विद्या ने सोचा यह भी बुरा नहीं है, कम से कम इस तरह वह अपने माँ बाबा को तीर्थ यात्रा तो करवा सकेगी। उसने हामी भर दी थी। रमेश ने एक टूरिस्ट कंपनी से मिल करके विद्या और उसके माँ बाबा की यात्रा को 1 महीने का कार्यक्रम बुक करवा दिया। विद्या अपने माँ बाबा के साथ तीर्थ यात्रा के लिए निकल गई। एक बार उसके मन में यह विचार भी आया, कहाँ तो रमेश बोल रहे थे हमारे घूमने में कम से कम 45-50 हजार का खर्चा आएगा, इसलिए नहीं जाएंगे, परंतु अब यह 1 महीना का टूर, वह भी 3 जनों का, इसमें 50 हजार से अधिक का खर्चा आ रहा है। बस के भाड़ा का ही इनके लिए वह तैयार हो गया, लेकिन फिर उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। उसे लगा रमेश के जाने से उनका व्यवसाय बंद हो जाता, इसलिए शायद वह अपने घूमने का कार्यक्रम नहीं बना पाए और विद्या को दुख ना लगे, इसलिए विद्या का माँ बाबा के साथ कार्यक्रम बना दिया। क्योंकि इधर विद्या माँ बाबा की कोई आर्थिक सहायता नहीं कर पा रहे थे, तो उन्हें लगा हो मुझे माँ बाबा के साथ तीर्थ यात्रा करा करके खुश किया जाए। विद्या ने माँ बाबा के साथ पूरा माह बहुत ही अच्छे ढंग से व्यतीत किया। बहुत लंबी यात्रा थी, थकान तो होती थी, परंतु खुशी बहुत ही अधिक थी कि माँ बाबा को उसने तीर्थ यात्रा करवा दी। यह अलग बात थी उसका अकाउंट इस यात्रा में पूरी तरह खाली हो गया था, क्योंकि कुछ तो बस का भाड़ा के लिए दिया था और कुछ कैश रास्ते के लिए भी उसे अपने पास रखना था। रमेश ने बस भाड़ा के लिए नगद राशि की भुगतान की थी, उससे बहुत कम लिया था, परंतु रास्ते का आंतरिक खर्च और आकस्मिक खर्च तो उसे ही संभालना था। लेकिन फिर भी इस यात्रा से विद्या प्रसन्न थी, माँ बाबा की खुशी देख करके। उनकी यात्रा चलती रही। माँ बाबा को भी विद्या के साथ घूम करके और तीर्थ यात्रा करके बहुत अच्छा लग रहा था। रास्ते में एक दिन माँ ने कहा, रमेश की पहली पत्नी लगातार गांव में ही रहती है, तो क्या उसे बुरा नहीं लगता होगा? विद्या ने कहा, सोचा तो मैंने भी बहुत, लेकिन वह यहाँ आती नहीं,
तो मैं क्या करूं? रमेश कहते हैं खेती बहुत है वहाँ, वह देखने के लिए भी एक आदमी चाहिए ना, इसलिए वह वहीं रहती है। और बीच बीच में माँ पिताजी भी आते जाते रहते हैं। माँ तो अक्सर वहीं रहती हैं, यहाँ बहुत कम रहती हैं। माँ ने कहा, रमेश वहाँ नहीं जाते? विद्या ने कहा, अभी मकान बनने के बाद हम दोनों का कार्यक्रम बना था वहाँ जाने का, लेकिन मैं तो तीर्थ यात्रा के लिए आ गई यहाँ, तो वहाँ नहीं जाएंगे। हो सकता है जब मैं लौटूं तब फिर कार्यक्रम बनाएं। कह रहे थे गृह प्रवेश के बाद गांव में जा करके कुल देवता की पूजा करेंगे। माँ ने कहा, कब है गृह प्रवेश? विद्या ने कहा, अभी दिन निश्चित नहीं हुआ है। बाबा ने कहा, गृह प्रवेश का दिन तो लोग महीनों पहले तय करते हैं, अभी तक निश्चित नहीं हुआ। इसका मतलब लगता है कि अभी पूजा नहीं हो पाएगी। गृह प्रवेश की पूजा के लिए तैयारी भी तो बहुत करनी होती है और अपने सगे संबंधियों को भी बुलाना पड़ता है, तो थोड़ा समय तो चाहिए ही होता है। विद्या खामोश रही। यह लोग तीर्थ यात्रा से वापस आए। वापसी के दिन रमेश गाड़ी लेकर के उन्हें लेने बस स्टैंड गया था। वहां से उन्हें लेकर के वह पहले विद्या के मायके गया, माँ बाबा को छोड़ने। उन्हें छोड़ने के बाद उसने विद्या को अपने साथ घर चलने के लिए कहा, तो विद्या के भाइयों और भाभियों ने उन्हें रोका। उसकी भाभी ने कहा, इतने दिन के बाद तो आप लोग आए हैं, लगता नहीं है कि हम लोग इस शहर में ही रहते हैं, कम से कम आज तो यहीं रुक जाइए। उनके बहुत आग्रह पर रमेश रुका, परंतु रात में खाना खाने के बाद घर वापस जाने के लिए तैयार हो गया। विद्या से कहा, तुम रुकना चाहो तो रुक जाओ, मैं जा रहा हूँ। तुम 1-2 दिन या जब तक चाहो यहाँ रुक जाओ, चाहो तो यहीं से स्कूल कर लेना, और जब कहोगी मैं आकर के ले जाऊंगा। विद्या ने हामी भर दी। विद्या रुक गई, रमेश चला गया। उसकी भाभी ने रमेश को रोकना चाहा, तो उसने कहा, भाभी इतनी देर रुका ना, एक शहर है, आना जाना लगा रहेगा। आज विद्या और माँ बाबा भी थके हुए हैं, तो इन्हें भी आराम करने दीजिए। मैं घर जा रहा हूँ, सुबह सुबह मुझे दुकान खोलने के लिए जाना होता है। कह करके वह निकल गया। प्रातः विद्या अपने माता पिता से वापस अपने घर जाने की बात कहती है, क्योंकि उसका अवकाश समाप्त हो गया था। उसके भाई ने कहा, इतने दिन बाद तो यहाँ आई हो, कम से कम 2-4 दिन तो रह जाओ, यहीं से अपना विद्यालय कर लो। जीजा तो बोल करके ही गए हैं, जब आना होगा तो खबर कर देने के लिए ले जाएंगे आकर के। मैं उनको जा करके बता दूंगा कि कुछ दिन तुम यहीं रहोगी और उसके बाद मैं छोड़ आऊंगा। विद्या मान गई। वह भी कुछ दिन अपने भाई भाभी के साथ रहना चाहती थी। 1 सप्ताह विद्या वहां रही। वहीं से उसने विद्यालय आना जाना किया और आज वह अपनी ससुराल वापस जा रही थी। उसे छोड़ने के लिए उसके भैया जा रहे थे। रमेश ने उसके भैया से कहा था, जितने दिन विद्या वहां रहना चाहे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, और जब आना चाहे तो आप छोड़ जाइएगा। विद्या अपने भाई के साथ अपनी ससुराल आई। यहाँ आने के बाद उसने देखा उसका पूरा परिवार नए बने मकान में रहने लगा था। पुराने मकान में कुछ मरम्मत करके 2 किराएदारों को रहने के लिए दे दिया गया था। विद्या आश्चर्यचकित हो गई। बिना गृह प्रवेश की पूजा के नए घर में कैसे रहने आ गए सभी। उसके सास ससुर से उसके भैया ने वापस जाने की आज्ञा मांगी। उन्होंने कहा, अरे रुको तो, इतने दिन के बाद आए हो, रात में खाना खा करके निकलना। परंतु उन्होंने रात तक रुकने में अपनी असमर्थता दिखाई। फिर भी उसकी सास ने उन्हें थोड़ी देर रोक लिया और उनके सामने चाय नाश्ता आदि परोस दिया। थोड़ी देर सबसे बात करके भैया चले गए। विद्या मकान के मास्टर बेडरूम की ओर जाने लगी तो सासू माँ ने रोका। विद्या ने अपनी सासू माँ से कहा, माँ मुझे मेरा सामान उधर रखना है। उसकी सासू माँ ने इशारा कर दिया अतिथि कक्ष की ओर। कहा, सुखिया रख आई है वहीं। वह अतिथि कक्ष में आई। कमरा सलीके से सजा हुआ था। उसका ड्रेसिंग टेबल, पलंग, अलमारी सभी कुछ करीने से सजा था। आश्चर्यचकित थी वह। अतिथि कक्ष उसके लिए है, क्या वह अतिथि है? थोड़ी देर आराम करके रसोई घर की ओर जाने लगी तो संगीता दिखाई दी। संगीता से पूछा, तुम कब आई? उसने कहा, मैं तो बहुत दिन से यहाँ हूँ। तुम जब घूमने गई थी उसी समय मैं आई थी। तुम चली गई थी इसलिए मुलाकात नहीं हो पाई। उसकी गोद में एक बच्चा भी था जिसे देख करके उसने पूछा, यह बच्चा किसका है? संगीता मुस्कुराई, मेरी गोद में है तो मेरा ही होगा ना। यह मेरी बिटिया है 7 महीने की।
इसका अन्नप्राशन करना था, इसलिए मैं यहाँ आई थी। गृह प्रवेश की पूजा के साथ अन्नप्राशन भी हो गया। विद्या को झटके पर झटका लग रहे थे, उसे पता भी नहीं था संगीता माँ भी बन गई। तो क्या रमेश संगीता से मिलने जाता था, परंतु उसने कभी बताया नहीं कि वह गांव जा रहा है। इसका जन्म वहां गांव में ही हुआ है। संगीता ने कहा, नहीं, प्रथम प्रसव मायके में होता है, तो मैं मायके गई थी। प्रसव के 2 महीने बाद मैं वापस यहाँ आ गई थी। विद्या, तुम यहाँ आ गई थी, कहाँ पर? संगीता ने कहा, तुम्हें नहीं पता, उन्होंने एक और घर भाड़ा में लिया हुआ है जहाँ मैं रहती थी, और छोटे बच्चे के साथ मुझे परेशानी होती, माँ जी भी वहाँ आ करके रहते थे। विद्या, दूसरा घर कब लिया भाड़े में? तुम्हारी शादी के समय। मैंने शादी करने की अनुमति तो दे दी थी, परंतु मैं नहीं चाहती थी हम दोनों एक साथ रहें और हमारे बीच किसी तरह की प्रतियोगिता हो, इसलिए मैंने मेरे लिए अलग घर लेने की बात कही थी और उन्होंने इसे मान लिया था। किराए में घर ले करके वहाँ पूरी व्यवस्था कर दी जहाँ मैं रहते थे, और वे मुझसे मिलने आते रहते थे। मुझे अकेलापन नहीं लगे, इसलिए माँ जी भी और बाबा मेरे पास जा करके रहते थे। विद्या ने कहा, फिर तुम अभी कैसे इसमें आ गई? संगीता ने कहा, यह मकान इस तरह बना है कि मेरे तुम्हारे बीच किसी तरह की कोई प्रतियोगिता नहीं होगी। तुम्हारा अलग कमरा है जिसमें सारी सुविधा है, आगे खुला बरामदा है, इसको तुम अपने तरीके से सजा सकती है। तुम चाहो तो सजा सकती हो, तुम चाहो तो हमारे साथ खाना खाना, वरना अपने कमरे में ले जा करके खाना खा सकती हो। चाहोगी तो तुम्हारे लिए अलग एक रसोई भी बन जाएगा। विद्या ने रसोई में जाने का विचार छोड़ दिया और अपने कमरे में आ करके लेट गई। उसके साथ इतना बड़ा धोखा! उसने तो संगीता के घर में रहने से मना नहीं किया था, फिर अलग घर ले करके रहने की क्या आवश्यकता थी? इसका मतलब है रमेश व्यापार के सिलसिले में बाहर जाने की बात कह करके संगीता के पास ही रहने जाता था। विद्या की आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। उसके पैसे से बना मकान और वह उसमें अतिथि है। संगीता घर की मालकिन है, वह पूरे घर में घूमेगी कि और विद्या का एक कमरा है, सबसे अलग थलग। विवाह के 2 वर्ष हो गए, परंतु अभी तक मां नहीं बनी विद्या, और संगीता की गोद में एक बेटी आ गई। भरी पूरी गृहस्थी तो संगीता की हो रही है। विवाह के बाद जब उसने परिवार बढ़ाने की बात की थी, रमेश ने कहा था 2-4 साल तो हम घूम फिर लें, फिर जिम्मेदारी तो बढ़ेगी ही। एक बार परिवार बढ़ने के बाद स्वतंत्रता कहाँ मिल पाती है, इसलिए अभी थोड़ा घूम फिर लो। 3-4 वर्ष के बाद हम परिवार बढ़ाने के संबंध में सोचेंगे। उसके साथ 4 वर्ष बाद सोचने की बात हो रही थी और संगीता के साथ वह परिवार बढ़ा रहा है। अब जा करके उसे समझ में आ रहा था, बहुत सोची समझी साजिश के साथ रमेश ने उससे विवाह किया। यदि प्यार के लिए किया होता तो उसके साथ परिवार बढ़ाने से उसे परहेज नहीं होता। और अभी तीर्थ यात्रा का कार्यक्रम भी उसने साजिश के अंतर्गत ही बनाया। गृह प्रवेश का दिन पहले तय करके उसने उसके अनुसार विद्या को माता पिता के साथ बाहर भेज दिया। संगीता के साथ मिल करके गृह प्रवेश की पूजा कर ली। मकान बनाने में अकाउंट खाली हुआ विद्या का, कर्ज लिया विद्या ने और गृह प्रवेश किया संगीता ने। रमेश ने उसके साथ यह कैसी साजिश की? अभी उसको रमा की बहुत याद आ रही थी। रमा उसकी सच्ची सहेली, उसने तो विवाह के समय कहा भी था कि यह विवाह उचित नहीं है। रमा जानती थी रमेश पहले जितना भी जुड़ा हो विद्या से, परंतु अब संगीता से पूरी तरह जुड़ गया है, इसलिए वह विद्या के साथ न्याय नहीं कर पाएगा। इसलिए वह विवाह के समय दुखी भी लग रही थी। सोचते सोचते रमा को लग रहा था उसका सिर फट जाएगा। तभी कमरे में सुखिया आई। उसने पूछा, भाभी खाना ला दूं? अब विद्या को ध्यान आया, वह तो सुबह की ही खाना खाई हुई है। उसके बाद उसने कुछ भी नहीं खाया, परंतु उसे खाने की इच्छा नहीं हो रही थी। उसने कहा, अभी नहीं, अभी खाने की इच्छा नहीं है। ऐसा कर, 1 कप चाय ला दो। सुखिया चली गई। थोड़ी देर में वह चाय लेकर के आई। विद्या ने पूछा, भैया आ गए? नहीं, अभी नहीं आए हैं। आएंगे तो मुझे बताना। सुखिया ने कहा, जी अच्छा, अभी थोड़ी देर में खाना ला दूंगी।
विद्या ने कहा नहीं भैया आएंगे तभी साथ में खाना खाऊंगे। सुखिया चली गई। विद्या को चाय पीने के बाद थोड़ी राहत मिल रही थी और अब वह अपने अगले कदम के संबंध में विचार कर रही थी। तभी रमेश कमरे में आया। रमेश ने कहा कैसी हो विद्या, सुना आज तुम आने के थोड़ी देर बाद से ही कमरे में लेटी हुई हो, तबीयत ठीक नहीं है क्या? विद्या ने कहा जिसके साथ इतना अधिक धोखा हो उसकी तबीयत कैसे ठीक रह सकती है भला। रमेश उसके पास बैठ गया और उसे बाहों में समेटते हुए उसके सिर को अपने कंधे पर रख लिया। फिर उसके बाल को सहलाने लगा। रमेश ने कहा क्या बात है विद्या, तुम आज इतनी उखड़ी उखड़ी बातें क्यों कर रही हो? मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया? मैं तुम्हें जरा भी दुखी नहीं देख सकता। विद्या ने कहा इसलिए मुझे अतिथि कक्ष में रखा है। रमेश ने कहा ओह इसलिए मेरी मल्लिका नाराज है? अरे यह तुम्हारा विशेष कक्ष है, अंदर की तरफ हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है, कभी कभी कोई आता रहता है तो तुम्हें कोई परेशानी ना हो इसलिए तो यह तुम्हारे लिए बनवाया है। तुमने इसे अतिथि कक्ष नाम दिया परंतु मैंने तो अपने प्रारंभ से ही विशेष कक्ष कहा है। यह हमारा ख्वाबगाह होगा। विद्या बहुत अच्छे, मुझे बाहर भेज करके गृह प्रवेश की पूजा कर ली, फिर कैसी मल्लिका? रमेश ने कहा ओह तो नाराजगी की असली वजह यह है। देखो विद्या मैं गृह प्रवेश करना नहीं चाहता था परंतु उस मकान के लिए 2 किराएदार मिल रहे थे जो अच्छा भाड़ा दे रहे थे। इस जगह बार बार इतना अच्छा भाड़ा मिलने का संजोग नहीं मिलता, इसलिए हमने एक सामान्य सा दिन दिखा करके गृह प्रवेश कर दिया। गृह प्रवेश की पार्टी भी नहीं हुई है, बहुत साधारण ढंग से गृह प्रवेश हुआ, बस पूजा हुई। यदि तुम होती तो शानदार कार्यक्रम करता परंतु तुम नहीं थी इसलिए बेमन से सब कुछ किया विद्या, और बेमन से ही बाप भी बने। रमेश ने कहा हे भगवान आज तो बड़े बड़े गोले दागे जा रहे हैं। हाँ विद्या यही समझो, मैं तो पूरी सावधानी रख रहा था परंतु जाने कब गड़बड़ हो गई। और तुम सोचोगी संगीता के पास कब जाता था, जहाँ मेरी दुकान है वहीं पर उसके लिए घर लिया था मैंने जिससे उसको परेशानी ना हो। हाँ यहाँ मैं तुमसे झूठ बोला था, मैंने कहा वह मायके गई है, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन संगीता ने बिना दूसरा घर लिए मुझे शादी के लिए अनुमति देने से मना कर दिया था, इसलिए मुझे मजबूर हो करके उसके लिए घर लेना पड़ा। और मैंने तुमसे भी तो वादा किया था मैं उसके साथ कोई अन्याय नहीं होने दूंगा, इसलिए मैं उससे भी मिलता रहता था। अब तो गुस्सा थूक दो मेरी रानी, मैं हमारा खाना लेकर के यहीं आ रहा हूँ। विद्या संगीता के साथ नहीं खाओगी? रमेश ने कहा अब तो व्यंग बाण मत छोड़ो, तुमसे पिछले 1 महीना से दूर रहा हूँ, अब मैं तुमसे और अधिक दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता, प्लीज गुस्सा थूक दो। चले फ्रेश होकर के आओ, मैं खाना ला रहा हूँ। आज सिर्फ हम दोनों एक साथ खाना खाएंगे, हमारे बीच कोई नहीं आ सकता, कोई भी नहीं। उसने विद्या को आलिंगनबद्ध कर लिया और उसका चुंबन लेते हुए उसके प्रति अपने उत्कृष्ट प्रेम की आतुरता दिखाने लगा। विद्या को लग रहा था वह अपने ही घर में अतिथि बन गई है। रसोई में जाती तो पहले से ही संगीता नौकरानी की सहायता से काम कर रही होती। विद्या को देख करके बोलती क्या चाहिए तुम्हें, मुझे बताओ ना, मैं देती हूँ। तुम यूं ही दिन भर की थकी रहती हो, कितना काम करोगी? फिर भी वह अपनी पसंद से कुछ पका लेती तो इसके लिए उसे संगीता मना भी नहीं करती थी। कुल मिलाकर के संगीता का व्यवहार उसके साथ अच्छा ही था। सासू माँ और ससुर जी भी पूरा ध्यान रखते उसका। रमेश तो सदा उसके समक्ष अपने प्यार की कसमें खाता रहता और उसकी प्रत्येक सुख सुविधा का ध्यान रखता। रात को सोते समय वह स्वयं उसके लिए दूध ले करके आता। कभी कभी तो उसे लगता इस घर के लिए वह सबसे महत्वपूर्ण सदस्य है, उसके बिना इस घर की कल्पना भी नहीं की जा सकती। बस उसे एक ही कमी खटक रही थी, वह माँ नहीं बन पा रही थी, जबकि अब तक संगीता 3 बच्चों की माँ बन चुकी थी, 2 बेटी और 1 बेटा। विद्या समझ नहीं पा रही थी आखिर वह माँ क्यों नहीं बन पा रही है। उसने कई बार रमेश से अपनी जांच करवाने के लिए अनुरोध किया था, परंतु रमेश आजकल कहते टाल दे रहा था। विद्या को अपनी ही जांच करवानी थी।
क्योंकि रमेश में तो निश्चित रूप से कमी नहीं थी, तभी तो संगीता 3 बच्चों की मां बन गई थी। एक बार उसके स्कूल में चिकित्सा कैंप लगा था जिसमें शहर के बड़े बड़े डॉक्टर आए हुए थे। वे स्कूल के विद्यार्थियों के अतिरिक्त अन्य स्थानीय निवासियों का भी चिकित्सा कर रहे थे। विद्यालय के अन्य शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ विद्या भी उन्हीं कार्य में सहयोग कर रही थी। विद्या ने भी इस अवसर का लाभ उठाना चाहा। स्त्री रोग विशेषज्ञ चिकित्सक भी आई थी। वह आसपास के ग्रामीण एवं अन्य नागरिकों की जांच कर रही थी। जब विद्या ने उनसे अपनी जांच करने की बात कही तो चिकित्सक ने फौरन उसे जांच के लिए बुला लिया। विद्या को स्थानीय लोगों के समक्ष अपनी जांच करवाने में पहले तो हिचकिचाहट हो रही थी। वह सबके बीच अपनी जांच करवाने जाना नहीं चाहती थी, परंतु साथी शिक्षिकाओं के समझाने पर उसने शर्म छोड़ करके स्त्री रोग विशेषज्ञ से अपनी जांच करवाया। उन्होंने उसकी जांच करके बताया, ऐसे तो कोई बड़ी गड़बड़ी नहीं दिख रही है, आप गर्भ निरोधक लेना बंद कर दें और देखें परिणाम क्या होता है। यदि सकारात्मक परिणाम नहीं हुआ तो फिर कुछ जांच करवानी होगी आपको। विद्या ने कहा, परंतु मैं तो गर्भ निरोधक लेती ही नहीं हूँ। चिकित्सक, मैं कुछ जांच लिख दे रही हूँ, इसे आप करवा लीजिए, इसकी रिपोर्ट देख करके ही बता पाऊंगी। विद्या, क्या यहाँ कैंप में जांच हो जाएगी? चिकित्सक ने कहा, विशेषज्ञ जांच केंद्र में जा करके करवाना होगा। यहाँ सामान्य बीमारियों की चिकित्सा का ही साधन लेकर के हम लोग आए हैं। छोटी मोटी सामान्य जांच तो यहाँ हो जाएगी, परंतु आपकी जांच नहीं हो पाएगी। चिकित्सक ने उसे जांच केंद्र का पता लिख करके दे दिया और कहा जांच करवा लेने के लिए। चिकित्सक ने उसे अपने क्लिनिक का भी पता और फोन नंबर दे दिया आगे की जांच करवाने के लिए। विद्या ने आकर के यह सब कुछ रमेश को बताया और अपनी जांच करवाने के लिए उससे कहा। रमेश ने कहा, अरे तुम इतनी बेचैन क्यों हो रही हो? बच्चे के लिए अगर तुम्हें कोई शारीरिक परेशानी नहीं हो रहा है तो फिर बच्चा नहीं होने में मुझे तो कोई अंतर नहीं पड़ता। मैं तुम्हें पहले भी चाहता था और अब भी चाहता हूँ और वादा रहा अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही चाहता रहूंगा। विद्या, परंतु प्रत्येक स्त्री माँ बनना चाहती है। तुम तो पिता बन चुके हो, मैं तो माँ नहीं बन पाई। तुम्हारी इतनी इच्छा है तो जांच करवा दूंगा। वैसे मुझे नहीं लगता तुम्हारा इतना परेशान होना उचित है। वैसे भी बच्चा होने के बाद तुम कैसे संभालोगी उसे? अपनी नौकरी देखोगी या बच्चे को संभालोगी? विद्या ने कहा, मेरे साथ काम करने वाली सभी शिक्षिकाओं के बच्चे हैं, उनके बच्चे जैसे संभले हैं वैसे भी मेरे बच्चे संभल जाएंगे। क्या माँ जी मेरी सहायता नहीं करेंगी जैसे संगीता की सहायता करती हैं? रमेश ने कहा, संगीता तो लगातार घर में रहती है, बच्चे का सारा काम वह स्वयं करती है, माँ सिर्फ उसकी सहायता करती हैं। तुम्हारे बच्चे को पूरी तरह उन्हें ही संभालना होगा और अब इस उम्र में क्या वे बच्चे का पूरा काम कर पाएंगी? विद्या ने कहा, संगीता तो घर में है ना, कहीं तो यही बात हुई थी ना, मैं बाहर का सब संभाल लूंगी और संगीता घर संभाल लेगी। आखिर अपने बच्चों को उसने संभाला तो क्या मेरे बच्चों को नहीं संभाल लेगी? जैसे तुम्हारी इच्छा, कह करके रमेश ने बात समाप्त कर दी। विद्या की जांच का मामला आजकल होते ठंडे बस्ते में पड़ गया था। इधर तो संगीता भी पुनः अपने मायके चली गई थी, तो विद्या को स्कूल से आने के बाद और स्कूल जाने के पहले भी घर के बहुत सारे काम करने होते थे। रविवार की छुट्टी में भी घर में इतना अधिक काम हो जाता कि विद्या जा नहीं पाती थी चिकित्सक के पास। ऐसे ही समय व्यतीत होता जा रहा था। उसके विवाह को 12 वर्ष हो चुके थे और वह अब तक मां नहीं बन पाई थी, जबकि संगीता 3 बच्चों के बाद अभी पुनः मां बनने वाली थी। विद्या को रमेश के टाल मटोल करने वाले रवैये से अपने लिए अधिक चिंता होने लगी थी। उसके विवाह को 12 वर्ष से अधिक हो गया और वह मां नहीं बन पाई। घर में सभी का व्यवहार उसके साथ अच्छा था, परंतु कोई भी उसके मां नहीं बनने पर कभी भी किसी तरह की आवाज नहीं उठाते। वह अपने समाज में देखते थे, स्कूल की साथियों से भी सुनते थे, विवाह के 2-3 वर्ष होते होते यदि मां नहीं बने तो पूरा परिवार
परिवार जोड़ा के सिर पर सवार हो जाते थे। परंतु यहाँ तो सासू माँ ने भी कभी कुछ नहीं कहा। रमेश तो सारी बातें सुन करके भी अनसुना किए रहते। कई रविवार को वह सारा काम शीघ्र निपटा करके मेडिकल टेस्ट के लिए जाने के लिए तैयार रही, परंतु रमेश कभी किसी काम में व्यस्त हो जाते तो कभी कहीं बाहर चले जाते। वह विद्या को चिकित्सा हेतु ले जाने के लिए कभी समय नहीं निकाल पाए। विद्या को संदेह होने लगा था, कहीं ऐसा तो नहीं यह लोग चाहते ही नहीं उसकी संतान हो। रमेश की संतान तो हो ही रही है ना, विद्या की हो या नहीं हो उससे क्या अंतर पड़ता है। इस रविवार को भी बैठी रह गई वह। रमेश सुबह के निकले हुए रात गए तक नहीं आए, उसे चिंता भी होने लगी। रमेश आधी रात गए वापस लौटे और अपनी व्यस्तताओं का बखान करना प्रारंभ किया। अब विद्या का धैर्य जवाब दे चुका था और उसने फैसला ले लिया था स्वयं से अपनी चिकित्सा कराने की। रमेश पर निर्भर नहीं रहेगी वह स्वयं अपनी चिकित्सा कराएगी और पूरी चिकित्सा करवाएगी। यह निर्णय लेने के बाद विद्या का मन हल्का हो गया। उसने डॉक्टर के द्वारा दिया हुआ जांच केंद्र का फोन नंबर निकाला, फोन करके जांच के लिए आने का समय तय किया। यह समय उसने 2 दिन बाद का लिया था। अब हल्के मन से उसने सभी कार्य को निपटा रही थी वह। आजकल सासू माँ भी नहीं थी, फिर गांव चली गई थी। संगीता का बेटा हुआ था और वह मायके से ही गांव चली गई थी, इसलिए सासू माँ उसके पास थी। रमेश से पूछा भी था, इतने दिन गांव में रहती है संगीता, बच्चों के साथ तो उनकी पढ़ाई लिखाई कैसे होगी। रमेश ने कहा, संगीता तो यहीं आती, लेकिन माँ और बाबा को कृषि कार्य देखने के लिए गाँव जाना था। ऐसे में संगीता से घर और बच्चा दोनों संभालना मुश्किल हो जाता, इसलिए वह गांव में है। बच्चों को वह वहीं पढ़ा रही है। पड़ोस में एक भाई है जो कॉलेज में पढ़ाता है, वह भी सहायता करता है, बच्चों को वह पढ़ा देता है। मैं स्कूल जा करके बात करूंगा, परीक्षा देंगे। बच्चों की पढ़ाई के प्रति रमेश और संगीता का यह लापरवाही भरा रवैया विद्या को पसंद नहीं आ रहा था, परंतु वह कुछ नहीं बोली थी। अगले दिन विद्या ने अपने स्कूल से 1 दिन का अवकाश लिया अपनी जांच करवाने के लिए। नियत समय पर वह निकल गई जांच करवाने। लिखा गया सभी जांच करवाया। रिपोर्ट लेकर के उसे डॉक्टर को दिखाना था। रिपोर्ट देने का समय पूछ करके उसने डॉक्टर को फोन लगाया और अपना परिचय देते हुए रिपोर्ट ले करके आने के लिए समय पूछा। डॉक्टर ने उसे समय दे दिया, उसकी पसंद के अनुसार ही। निर्धारित समय पर वह अपने सभी रिपोर्ट ले करके डॉक्टर के पास पहुंची। अपनी रिपोर्ट दिखाया। डॉक्टर ने रिपोर्ट अच्छी प्रकार जांच किया और कहा, आप तो कहती थी परिवार नियोजन का कोई साधन उपयोग नहीं करती हैं, परंतु आपकी रिपोर्ट तो बता रही है प्रतिदिन ओरल पिल्स लेती रही हैं। इन दवाओं के अत्यधिक प्रयोग के कारण आपकी फर्टिलिटी समाप्त हो गई है और अब आपका मां बनना संभव नहीं है। विद्या आश्चर्यचकित थे, उसने तो कभी भी ओरल पिल्स नहीं लिया, फिर कैसे बोल रही हैं ये कि विद्या, डॉक्टर आप विश्वास कीजिए मैंने कभी भी ओरल पिल्स नहीं लिया है। फिर कैसे रिपोर्ट में आया? अवश्य कुछ गलत रिपोर्ट में आया है। डॉक्टर ने कहा, ऐसे कैसे बोल रही हैं आप? रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा है अत्यधिक उपयोग के विषय में, फिर भी आपको विश्वास नहीं है तो एक बार दूसरे जांच केंद्र में भी जांच करवा लें। डॉक्टर ने उसे एक दूसरे जांच केंद्र का भी नंबर दिया और कहा, वैसे तो मैं आश्वस्त हूँ, गलत रिपोर्ट आने की संभावना तो नहीं है, फिर भी आप अपने विश्वास के लिए एक जगह और दोबारा जांच करवा लीजिए। और वह उस दूसरे जांच केंद्र जा करके दोबारा अपने सारे टेस्ट करवा करके आई। जब वहां का रिपोर्ट आया तो वहां भी वही था जो पहले जांच केंद्र का था। डॉक्टर ने देख करके कहा, देखिए दोनों का रिपोर्ट एक ही है, अब तो संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। आप नहीं लेती रही तो किसी और ने आपको दिया है, परंतु प्रतिदिन आपके ओरल पिल्स का उपयोग किया है। विद्या खामोशी से सारी बातें सुनती रही, फिर वापस आ गई। उस सारी रात वह बेचैन रही। विगत 1 सप्ताह से जब से उसका पहला जांच रिपोर्ट आया था वह चिंतित थी। कुछ जांच केंद्र के विशेषज्ञ ने बताया था, शेष डॉक्टर के द्वारा बताया गया उसके ओरल पिल्स के उपयोग के संबंध में। वह तभी से परेशान थी और सोच नहीं पा रही थी कैसे हो रहा है यह। आज दोबारा जांच का रिपोर्ट देख करके पूरे विश्वास से डॉक्टर ने जो बताया
खाया उसने इसे बुरी तरह परेशान कर दिया। खाना तो वह खाती थी जो घर में सभी खा रहे हैं, उसने कभी स्वयं से ओरल पिल्स नहीं लिया है। फिर आखिर कैसे उसको गर्भ निरोधक की अभ्यस्त बताया गया, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। सोच सोच करके वह बीमार हो गई, उसे चक्कर आते। इसकी स्थिति देख करके रमेश ने पूछ लिया, तुम्हें क्या हो रहा है? तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ लग रहा है, तुम परेशान दिख रही हो, कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। विद्या ने अपनी चिकित्सा के सारे कागजात उसके समक्ष रख दिए, डॉक्टर की कही भी बातें बता दी और उससे पूछा, बताओ मेरे साथ ऐसा कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है मेरे साथ ऐसा? रमेश सुन करके घबरा गया। क्या कह रही हो तुम? ऐसा कैसे हो सकता है भला? खाना बनाती थी संगीता अवश्य, परंतु परोसने के समय तुम भी रहती थी, अक्सर बनाते समय भी रहती ही थी, फिर ऐसा कैसे हो सकता है? और तुम कह रही हो नियमित, संगीता तो यहाँ नियमित रहती नहीं है, कम समय ही वह यहाँ रहती है, अधिकतर वह गांव या मायके ही रहती है। ऐसे में वह कैसे ऐसा कर सकती है? तुम्हारा संदेह गलत है। विद्या ने कहा, मैंने तो नहीं कहा कि संगीता ऐसा कर रही है, परंतु मेरे साथ ऐसा हुआ है। जब मैंने कभी गर्भ निरोधक नहीं लिया तब मुझे कैसे गर्भ निरोधक की अभ्यस्त बताया गया, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है मुझे। मेरे विरुद्ध कुछ तो साजिश हो रही है। उस पूरी रात रोती रही विद्या। यह ऐसी बातें थी जो वह किसी को बता भी नहीं सकती थी, बताती भी किससे? यह उसकी पूर्ण व्यक्तिगत बात थी, कोई ऐसी सहेली भी नहीं थी जिससे वह इस बात पर चर्चा कर पाती। उसका शक हर तरफ से घूम करके पूरे सोच विचार के बाद रमेश पर आकर के ही टिक रहा था। उसे प्रतिदिन रमेश ही दूध ला करके देता था। क्या वह दूध में मिलाता रहता था गर्भ निरोधक? उसके अतिरिक्त और किसी ने उसे नियमित कुछ खाने पीने की वस्तु तैयार करके नहीं दिया। उसने अपने मस्तिष्क में यह विचार आने पर गहनता से इस पर विचार किया। उसका दिलो दिमाग दोनों रमेश के नाम की ही गवाही दे रहे थे। अगले दिन लड़ बैठी थी रमेश से, वह झिकझोड़ ही डाला था उसे यह कहते हुए, तुमने मेरे साथ ऐसा कैसे किया, कैसे किया ऐसा अन्याय? मैं तुम्हारे पास विवाह के लिए कहने नहीं आई थी, तुमने सोच समझ करके मुझसे विवाह किया, मुझसे साजिश रचाया विवाह के नाम पर। क्रोध में भरी हुई वह अपने मायके चली गई। उसी दिन उसने अपने मायके से ही विद्यालय आना जाना किया। रमेश जा करके उसको और उसके माता पिता को अनेकों प्रकार से समझा करके और उसे मना करके ले आया। अब वह बुझी बुझी सी रहती। हालांकि रमेश उसका पूरा ध्यान रखता, परंतु वह रमेश को दिल से क्षमा नहीं कर पाई। एक दिन स्कूल से आते समय उसे कुछ सामान लेना था। घर आने के बदले स्कूल की अपनी एक दोस्त के साथ बाजार चली गई। सामान लेने के बाद दुकान से निकली, दोस्त को विदा करके स्वयं ऑटो की प्रतीक्षा कर रही थी। अचानक सामने संगीता दिख गई, जो बगल की दुकान से कुछ खरीदारी कर रही थी रमेश के साथ। उसे आश्चर्य हुआ, संगीता गांव से कब आई? वह जा करके उसके पास खड़ी हो गई और पूछा, तुम गांव से कब आई? रमेश उसे देख करके घबरा गया और अटकते हुए उसने कहा, अभी आज ही तो पर हर में आई, इसे डॉक्टर से कुछ जांच करवाना था, वापस भी चली जाएगी, आज ही बच्चों को छोड़ करके आई है इसलिए। संगीता खामोश थी, उसने कुछ भी नहीं कहा। विद्या दुकान से निकल करके जाने लगी तो रमेश ने पुकारा, रुको विद्या, संगीता को भेज करके मैं तुम्हें घर छुड़वा दूंगा। विद्या, आवश्यकता नहीं है, मैं स्वयं जा सकती हूँ, तुम जाओ संगीता को गांव तक पहुँचाने। और वह वापस आ गई। अब उसके मस्तिष्क में संदेह का कीड़ा कुलबुलाने लगा था। ऐसा कैसे हो सकता है, अपने छोटे से बच्चे को भी छोड़ करके संगीता गांव से यहाँ आ जाए? जरूर कुछ ऐसा हो रहा है जो अभी भी उससे छुपाया जा रहा है। हो सकता है संगीता फिर यहीं पर भाड़ा के घर में रह रही हो जैसे पहले रहती थी, क्योंकि उसके तीनों बच्चों का नाम स्कूल में लिखाया हुआ था, तो इतने दिन तक वे स्कूल से अनुपस्थिति कैसे रह सकते थे? अवश्य झूठ बोला जा रहा है विद्या से, और माँ बाबा भी गांव के बदले यही संगीता के साथ होंगे। उन्हीं के पास बच्चों को छोड़ करके वह रमेश के साथ खरीदारी करने आई होगी। इन लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि मैं बाजार में
मिलूंगी। उसे अब अपने विवाह से लेकर के अभी तक की प्रत्येक घटना स्मरण हो रही थी और सभी घटनाओं पर विचार करके इस निष्कर्ष पर पहुंची थी उसके साथ धोखा किया गया। उसकी नौकरी को देखते हुए पैसे के लालच में उससे विवाह किया गया। रमेश ने बहुत होशियारी से उसकी सारी जमा पूंजी मकान बनाने के नाम पर निकाल ली और बैंक का कर्जा भी इतना अधिक है कि उसके वेतन का अधिकांश भाग प्रत्येक माह उसमें चला जाता है। वह सिर्फ रमेश के लिए सोने के अंडे देने वाली मुर्गी बन करके रह गई। पूरी साजिश रच करके रमेश ने उसका बच्चा नहीं होने दिया, जिससे उसकी किसी संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं जमा सके। पूरा अधिकार उसकी विवाहित पत्नी और उसके बच्चों का ही रहे। ओह नहीं, क्या मैं पढ़ लिख करके इतनी बेवकूफ निकली, उसे पहचान नहीं पाई। अब उसे रमेश से घृणा होने लगी थी। मित्रों, कहानी के इस भाग में आज इतना ही। शेष कहानी कल सुनेंगे भाग 3 में। कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के शेष भाग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।